डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 1 कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय एवं अर्थशास्त्र के जो अधिकरण हैं उनका परिचय पढ़ा था एवं इसी के साथ में जो आचार्य कौटिल्य या चाणक्य हैं उनका भी सामान्य परिचय के विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है उसका परवर्ती साहित्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। अर्थात विषय है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अर्थशास्त्र के बाद में आने वाले जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ है जिनकी रचना अर्थशास्त्र के बाद में हुई, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार संस्कृत साहित्य में प्रतिध्वनित होते हैं। अर्थात जो आचार्य कौटिल्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में जो राजनीति संबंधी बातें कही है वे सभी संस्कृत साहित्य में कहीं ना कहीं पर दिखाई देती है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने ग्रंथों कुमार संभवम, रघुवंशम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। कालिदास के जो ग्रंथ है कुमार संभव, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें कालिदास ने अर्थशास्त्र के जो राजनीति संबंधी सिद्धांत है एवं जो अन्य सिद्धांत है उनका प्रतिपादन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ग्रंथ में किया है कालिदास ने। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। जो याज्ञवल्क्य आचार्य याज्ञवल्क्य है उनके द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति, इस पर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। वात्स्यायन के काम सूत्रों में भी अर्थशास्त्र की अधिकरण प्रकरण विभाजन पद्धति को स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है काम सूत्रम इदम प्रणीतम तस्यायम प्रकरणाधिकरण समुद्देशः। अर्थात जो वात्स्यायन ने काम सूत्र की रचना की तो काम सूत्र को उन्होंने किस प्रकार विभाजित किया है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का विभाजन किया गया है, अर्थात अधिकरण, प्रकरण और अध्याय, इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथ का विभाजन किया है। और उन्होंने लिखा भी है काम सूत्रम इदम प्रणीतम तस्यायम प्रकरणाधिकरण समुद्देश है। इसीलिए जो वात्स्यायन का जो ग्रंथ है काम सूत्र, उस पर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षसम कौटिल्य के सिद्धांतों का ही नाट्य निरूपण है। जो मुद्रा राक्षस नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई है, उसमें कौटिल्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कौटिल्य के सिद्धांत ही नाट्य रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात उसमें संपूर्ण राजनीति संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। दंडी के द्वारा विरचित दश कुमार चरितम पर भी अर्थशास्त्र का ही प्रभाव है। जो दंडी आचार्य हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ दश कुमार चरितम, इस पर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ जो प्रमुख साहित्य हैं, जो संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उनका यहाँ पर हमने देखा है कि उन पर अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कालिदास के ग्रंथों पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर, वात्स्यायन के कामसूत्र पर, विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षसम पर और दश कुमार चरितम पर, मुख्य रूप से इन पर अर्थशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। अब अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, इसके विषय में कहा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में स्वयं किया है। उन्होंने लिखा है, पहले अधिकरण के पहले अध्याय का पहली कारिका है सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। यहाँ पर लिखा है कौटिल्येन कृतम शास्त्रम, जो अर्थशास्त्र है जिसके रचयिता कौन है, कौटिल्य हैं, तो उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ का प्रतिपादन यहाँ पर किया जा रहा है। तो उन्होंने जो कौटिल्य हैं उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में यह बात का उल्लेख किया है कि इस ग्रंथ की रचना कौटिल्य के द्वारा ही की गई है। जो अध्याय है
कौटिल्य के जो प्रत्येक अध्याय है, प्रत्येक अध्याय के अंत में जो पुष्पिका दी गई है, उस पुष्पिका में भी लिखा गया है इति कौटिल्यार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकरणे प्रथमो अध्यायः प्रकरणाधिकरण समुद्देशः। अर्थात इसके जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो प्रत्येक अध्याय हैं, अध्याय के अंत में कौटिल्य ने लिखा है इति कौटिल्या अर्थशास्त्रे विनयाधिकारिके। जो प्रथम अधिकरण का नाम है वो विनयाधिकारिक है, तो उसका प्रथम अध्याय प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य, उसका प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में भी यह बात सिद्ध हो गई कि यह कौटिल्य ने ही लिखा है, और अर्थशास्त्र के प्रारंभ में भी कौटिल्य ने स्वयं ही यह कारिका में उन्होंने बता दिया कि यह ग्रंथ कौटिल्येन कृतम शास्त्रम, यानी कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य ही हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रमाण हैं। कामंदकी नीतिसार में चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता कहा है। कामंदकी नीतिसार में कहा गया है नीति शास्त्रामृतम श्रीमान अर्थशास्त्र महोदधे समृद्धे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेद से। यहाँ पर विष्णुगुप्त शब्द का प्रयोग कौटिल्य के लिए ही किया गया है। हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि कौटिल्य का अपर नाम विष्णुगुप्त भी है। तो कामंदकी नीतिसार में भी चाणक्य को ही अर्थशास्त्र का रचयिता कहा है। भारतीय परंपरा में चाणक्य को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है। वे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य के स्थापक आचार्य तथा उसी साम्राज्य के अमात्य भी थे, और इसका उल्लेख उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में किया है। उन्होंने लिखा है सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगम उपलभ्य च कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जो चाणक्य हैं, जो कौटिल्य या जो विष्णुगुप्त है, ये तीनों एक ही हैं। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना इनके द्वारा करवाई गई थी, और इसी साम्राज्य के ये अमात्य भी थे, और इन्होंने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इस प्रकार अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं चाणक्य या कौटिल्य। अब आचार्य चाणक्य की शैली क्या है, उन्होंने किस शैली में अपना जो ग्रंथ अर्थशास्त्र है उसको लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अर्थशास्त्र जैसे विशाल ग्रंथों में अनेक प्रकार के विषयों का समावेश होता है। जब उन विषयों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना होता है तो आचार्य सूत्र शैली का उपयोग करते हैं, और इन सूत्रों पर अन्य विद्वान भाष्यों की रचना करते हैं। इसीलिए इनमें मतभेद होने की संभावना रहती है। सामान्यतः संस्कृत साहित्य की शैली क्या है कि कोई ग्रंथ बहुत विशाल है, उसको सारगर्भित रूप में यदि प्रस्तुत करना है तो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सूत्र शैली में उसकी रचना की जाती है। सूत्र शैली में उसका प्रयोग करने से वह संक्षेप में लिखा जा सकता है सूत्रों में, और यह जो सूत्र है इनकी व्याख्या करने के लिए कोई आचार्य, अनेक अलग अलग विद्वान उस पर भाष्यों की रचना करते हैं। अब किसी ने ग्रंथ की रचना की और उस पर भाष्य की रचना किसी और विद्वान ने की, तो उन दोनों में मतभेद होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने क्या किया, जो अपना ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें सूत्र एवं भाष्य दोनों की रचना आचार्य चाणक्य ने स्वयं ही की, ताकि मतभेद होने की संभावना ही ना हो। उन्होंने लिखा है दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्य कारणम स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रम च भाष्यम च, यानी स्वयं विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने ही सूत्र और भाष्य इन दोनों की रचना की। क्यों? दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्य कारणम, यानी विभिन्न विद्वानों के जो भाष्य और जो सूत्र शैली है वो दोनों अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखी गई होती है, तो इस कारण उनमें मतभेद होने की संभावना होने के कारण विष्णुगुप्त आचार्य या कौटिल्याचार्य ने सूत्र एवं भाष्य दोनों की रचना स्वयं ही की है। तो आचार्य चाणक्य की शैली क्या हुई, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भाष्य, अधिकरण, प्रकरण, अध्याय, सूत्र, इस प्रकार से अपने ग्रंथ को विभाजित किया है। अधिकरण, प्रकरण, अध्याय, सूत्र और सूत्रों पर उन्होंने भाष्यों की रचना की है। अब सूत्र क्या होते हैं? सूत्र के लिए लिखा गया है स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुहु। सूत्र की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जो स्वल्पाक्षर यानी अत्यंत अल्प अक्षरों वाला, यानी जो अत्यंत संक्षिप्त है, असंदिग्ध यानी संदेह रहित है, सारवद यानी सार युक्त है, विश्वतो मुखम यानी चारों ओर मुख वाला है, जिसे अलग अलग संदर्भ में लागू किया जा सकता है,
अस्तोभम, अस्तोभम यानी स्पष्ट अर्थ से युक्त है, और अनवद्यम यानी दोष रहित है। ऐसा जो विद्वान है, ऐसी रचना को क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। सूत्र कैसा होना चाहिए? अत्यंत संक्षिप्त अक्षरों वाला होना चाहिए, यानी उसमें अक्षर कम होने चाहिए, कम शब्द होने चाहिए, सार युक्त होना चाहिए, जिसमें कोई संदेह ना हो, और स्पष्ट अर्थ से युक्त हो, जो देखते ही स्पष्ट अर्थ प्रतीत हो, और बिना किसी दोष से, कोई उसमें दोष नहीं होना चाहिए, और चारों ओर मुख वाला, यानी उसका अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जगह पर जिसे लागू किया जा सके, ऐसा क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, लघुनी सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहु मनीषिणः। जो लघु है यानी अत्यंत लघु है, सूचित अर्थ वाला है, अल्पाक्षर और अल्प पदों वाला है, और सर्वतः सारभूतानि यानी सभी प्रकार से कैसा है? सारभूत है, सार युक्त है, उसे क्या कहते हैं? मनीषी यानी विद्वान लोग उसे सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र की परिभाषा दी गई है। इसके बाद भाष्य। भाष्य क्या होता है? भाष्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, सूत्रार्थो वर्णयते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। अर्थात जिसमें सूत्र का अनुसरण करते हुए सूत्र का अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भाष्यकार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपने श्लोक भी जोड़ देता है, उसे भाष्य कहते हैं। यानी सूत्रों की व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की जाती है? भाष्य की रचना की जाती है। सूत्र जो होते हैं वो अत्यंत कम अक्षरों वाले और अत्यंत संक्षेप में होते हैं, तो उनको समझने के लिए किसकी रचना की जाती है? भाष्य की रचना की जाती है। यानी सूत्रों पर भाष्य लिखा जाता है, जिससे कि सूत्र का अर्थ आसानी से समझ आ सके। सूत्र का अनुसरण करते हुए भाष्य में सूत्र का अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, यानी उस सूत्र का अनुसरण करते हुए, जैसा सूत्र बोल रहा है, सूत्र में जैसा कहा गया है, उसी का अनुसरण करते हुए सूत्र का अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। और भाष्यकार उस सूत्र को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं अपने स्वयं की रचित श्लोक भी उसमें जोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाष्य कहते हैं, जो सूत्रों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी माने गए हैं, भाष्य। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण की परिभाषा दी गई है, विषयो विंचायश्चेय पूर्व पक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचंगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। अर्थात विषय, संशय, विंचायश्चेय यानी संशय, पूर्व पक्ष, तथोत्तरम यानी उत्तर पक्ष, और निर्णय, इन 5 अंगों से जो व्यवस्थित रूप से, जिसमें ये 5 अंग व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जाए, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो अधिकरणों में विभाजित किया गया है। तो अधिकरण का क्या लक्षण होना चाहिए? अधिकरण में क्या क्या होना चाहिए? जिसमें विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय, यानी विषय रखा जाए, विषय पर कोई संदेह या आपत्ति जो हो रही है वो संशय वहां पर प्रस्तुत किया जाए, उसके साथ में पूर्व पक्ष क्या बोल रहा है और उत्तर पक्ष क्या बोल रहा है, उन दोनों की अवधारणाएं वहां प्रस्तुत की जाए, और उसके साथ में क्या निर्णय निकलता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये 5 अंगों का समावेश जहां पर करके उसे प्रस्तुत किया जाए विषय को, उसे हम कहते हैं अधिकरण। तो सूत्र, भाष्य और अधिकरण, इनकी यहाँ पर लक्षण और परिभाषाएं हमने पढ़ी कि सूत्र कैसा होना चाहिए, अधिकरण कैसा होना चाहिए और भाष्य कैसा होना चाहिए। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस शैली में रचना की गई है आचार्य चाणक्य ने, उसके विषय में हमने यहाँ अध्ययन किया। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज आचार्य चाणक्य की शैली और आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसका परवर्ती साहित्यों पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, उसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः